चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो देखिए अभी यहाँ पर एट दिस स्टेज अभी हम लोग जो पहला एनालिसिस करने वाले हैं वो है हमारा अर्थक्वेक का स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, अर्थक्वेक के दो टाइप के एनालिसिस है, दोनों हम करेंगे। हमारा जो पहला एनालिसिस है, पहली जो प्रोसेस रहेगी दैट विल बी अर्थक्वेक का स्टैटिक एनालिसिस। अभी इसको कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब ध्यान से समझना। ठीक है, हर एक चीज अपन ने वैसे पढ़ी हुई है, एक बार मैं रिकॉल करते जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो डेड लोड है, लाइव लोड है, ये जो आपको निकालता है, ये अपना मतलब अगर यहाँ तक अपन ने करा, इसका मतलब है बिना अर्थक्वेक वाले जो भी प्रोजेक्ट थे वो यहाँ तक अपने को फिनिश करना है सभी में। इतना काम अपना सभी के लिए था। पर अब हम जो है अर्थक्वेक में क्या एडिशनल है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, कहीं भी किसी को भी लगता है कि अपन ने कुछ वैल्यू या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ कहीं पर भी कुछ वैल्यू गलत ले लिए, तो इंस्टेंटली मुझे आप अनम्यूट करने के लिए वो कर देना, कभी भी किसी को भी किसी भी स्टेज पे लग रहा है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अर्थक्वेक के पास जाएंगे। अब अर्थक्वेक के पास नहीं, अर्थक्वेक लोड लगाएंगे, अर्थक्वेक के पास नहीं जाना। अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो अर्थक्वेक लोड हमारे दो पार्ट में है, पहला है स्टैटिक एंड सेकंड है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक अपन फिलहाल जो पहली प्रोसेस है अपनी वो स्टैटिक रहेगी, और डायनामिक के अंदर अपन लोग जो करेंगे अपन जो करने वाले हैं वो है रिस्पांस स्पेक्ट्रा। तो इसको अपन इस टाइप से कर देते हैं, ये स्टैटिक और ये डायनामिक। तो ये दो मेथड है, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में प्रोसेसेस, दोनों का क्राइटेरिया, दोनों के कोडल क्लॉजेस, स्टार्टिंग के बेस तो रेफरेंस इनका सेम है, बाकी आगे की चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा IS 1893। सबसे पहली कंडीशन अपन समझते हैं कि इनको लगाना कब है। फिलहाल 2016 वाला कोड है ये वाला, 2016 वाले कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। नया वाला जो कोड आया है, अभी हमारा नया एक कोड और भी आ गया है, पर अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। अभी उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी मैंडेट नहीं है, ना ही हमको उसका कुछ प्रूफ वगैरह फाइनल प्रूफ आ गया है कि हमको इसको यूज करना है। ठीक है, सो डोंट यूज टिल द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम देयर साइड। तो जब तक के लिए अपने को कुछ भी यूज नहीं करना है। सॉरी, अभी ध्यान से देखिए, ये जो अर्थक्वेक का मैप है, ये है आपका पेज नंबर 11 पे। IS 1893 2016 वाला कोड है, इसी मैप को प्रेफर करना सभी, कोई दूसरा मैप प्रेफर मत करना, बहुत सारे नेट पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जोन 2 जो है वो ब्लू कलर का है, जोन 3 जो है वो येलो कलर का है, जोन 4 जो है ग्रीन का है, जोन 5 जो है वो थोड़ा सा मैरून रेडिश कलर का है। अभी यहाँ से जोन की जो क्राइटेरिया है वो हम यहाँ से समझ लेंगे पूरा का पूरा, जहां पर भी जिस जोन में अपनी बिल्डिंग आ रही है उसके हिसाब से उस जोन की बिल्डिंग डिजाइन करना है अपने को। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस मुझे ये जोन 2 जो है, ये पूरा जो ब्लू ब्लू पोर्शन है, ये है जोन 2 का। इस पे अपने को उतना ज्यादा ध्यान नहीं भी देते तो चल जाता है। ठीक है, अभी ध्यान देना या नहीं देना, ये तो अपन ने एक वर्ड बोल दिया, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट अ वर्ड, बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी पहला जो इसका केस था जो अपन ने देखा था, अर्थक्वेक स्टैटिक का जो एनालिसिस की जो मेथड थी, उसके लिए अगर अपन बिल्डिंग का टाइम पीरियड निकालते हैं, और टाइम पीरियड अगर आपका 0.4 सेकंड से कम आ रहा है, ठीक है, 0.4 सेकंड से कम आ रहा है नेचुरल टाइम पीरियड इसका, तो फिर अपन लोग अर्थक्वेक का स्टैटिक एनालिसिस यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एनालिसिस करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, पहला है स्टैटिक एनालिसिस, अर्थक्वेक लोड का एनालिसिस के दो तरीके हैं। एक है स्टैटिक एनालिसिस, इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। दूसरा है डायनामिक एनालिसिस, इसको हम दो पार्ट, ये वैसे दो पार्ट में है, इसमें रिस्पांस स्पेक्ट्रा मेथड से भी होता है, एक नॉन लीनियर एनालिसिस मेथड भी है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग नहीं देखते हैं। तीसरा एक और इसमें पुश ओवर एनालिसिस, उसके लिए भी हमारे इंडियन कोड में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम जो करेंगे फिलहाल वो ये दो मेथड करेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। अभी स्टैटिक करने की जो एक रास्ता है, वो किस रास्ते पे अगर आता है तो हम स्टैटिक यूज करेंगे। तो पहली कंडीशन तो इसकी ये आ गई कि जो भी बिल्डिंग है उसमें 0.4 सेकंड से कम का टाइम पीरियड आया, तो फिर अपन लोग स्टैटिक मेथड पे जाएंगे। पहला क्लॉज ये, दूसरा क्लॉज, दो कंडीशन है, दो कंडीशन में अपने को इसको फॉलो करना है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन, ओके, दूसरी कंडीशन है अभी यहां पर, लेट मी ओपन द सेकेंड केस। ये है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस। ये हम लोग जब यूज करेंगे जब हमारी बिल्डिंग 15 मीटर की हाइट से कम रहेगी जोन 2 के अंदर। ठीक है। अगर बिल्डिंग आपकी जोन 2 के अंदर है और जोन 2 के अंदर आपकी जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो अगर 15 मीटर से कम रहेगी तो फिर हम लोग ये वाली मेथड का यूज करते हैं, जो कि हमारी इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड या फिर इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से पढ़ना ये क्लॉज। बार बार ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि हमको कब यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करें। तो दो क्लॉज अपन ने पढ़े हैं। पहला क्लॉज अपना आ गया, फर्स्ट क्लॉज, कि टाइम पीरियड लेस देन 0.4 सेकेंड। दूसरा आ गया यहाँ पे, बिल्डिंग की हाइट जो है लेस देन 15 मीटर इन जोन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी पहला क्लॉज खत्म हो गया, मतलब 0.4 सेकेंड से हमारी बिल्डिंग की जो टाइम पीरियड था, उसका नेचुरल टाइम पीरियड जो था वो 0.4 सेकेंड को एक्सीड कर गया, वैसे ही आपका ये हमको डायनामिक एनालिसिस करना पड़ेगा। हम स्टैटिक पे नहीं जा सकते फिर, भले वो जोन 2 में हो, कहीं भी हो। अगर जोन 2 में है, 2 5 10 मीटर की भी बिल्डिंग है, लेकिन अगर टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड को एक्सीड कर गया तो फिर अपने को यहाँ पे डायनामिक एनालिसिस करना चाहिए। सेकेंड केस, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट अगर 15 मीटर से कम है जोन 2 के अंदर, मतलब मान लो आपकी बिल्डिंग है वो 16 मीटर की है और जोन 2 में है, जोन 3 में, जोन 4 में, जोन 5 में, किसी भी जोन में है, लेकिन 15 मीटर से अगर कम है तो फिर आपको यहाँ पर, सॉरी, 15 मीटर से ज्यादा है तो फिर आपको यहाँ पे डायनामिक एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। सिर्फ आपको सिंगल केस है, बिल्डिंग हाइट लेस देन 15 मीटर इन जोन 2, जोन 2 के अंदर 15 मीटर से कम है तो ही आप स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हो। जोन 3 में चल गया, 4 में चल गया, 5 में चल गया, अभी उसमें जो भी बिल्डिंग की हाइट हो, इट इज कुछ मैटर नहीं करता वो। अगर बिल्डिंग की हाइट आपकी 15 मीटर से एक्सीड कर रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई मतलब नहीं, आपको वहां पर डायनामिक एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अपना सिंपल सी कंडीशन हो गई कि इसको लगाने के लिए डायनामिक एनालिसिस की कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई अपनी, जो इसका टाइम पीरियड है वो हमारा ज्यादा चाहिए, 0.4 सेकेंड से जो ज्यादा हुआ तो ये वाली कंडीशन लग रही है। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो गई कि बिल्डिंग आपकी जोन 3 4 5 तीनों जोन वाली बिल्डिंग है अगर, तो फिर आपको डायनामिक ही करना चाहिए। तीसरी एक और कंडीशन इसी के अंदर ही, जोन 3 4 5 के अलावा भी जोन 2 के अंदर हाइट आपकी 15 मीटर से ज्यादा है। ठीक है। ये डायनामिक की कंडीशन हो गई, ये नीचे नीचे वाली, टाइम पीरियड 4 सेकंड से ज्यादा, 0.4 सेकंड से ज्यादा, जोन 3 4 5 के अंदर अगर बिल्डिंग है तो भी कोई सा भी हो, जोन 2 भी हो अगर, लेकिन 15 मीटर से ऊपर चले गई बिल्डिंग तो फिर अपन अगेन डायनामिक एनालिसिस। ठीक है। बट ये हो गया आपका एज पर थ्योरी, ये हम थ्योरी के हिसाब से ऐसे करते हैं। बट इन जनरल अगर आपकी बिल्डिंग, मतलब बहुत सारे जो इंजीनियर्स है, कंसल्टेंट्स है, वो लोग, क्योंकि ये वाली जो क्लॉज है, ये वाला, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग बिल्डिंग जो है वो डायनेमिक अगर लोग एनालिसिस करते हैं तो हमारी बिल्डिंग का जो क्राइटेरिया है, बिल्डिंग जो लोड है, बिल्डिंग की सारी चीजें वो बहुत हैवी जाती है। तो फिर जनरली छोटी बिल्डिंग्स रहती है जहां पर भी, वहां पर हम लोग फिर आ जाते हैं वापस से कहां पर, स्टैटिक एनालिसिस पे, इवन वो जोन 3 4 5 हो, लेकिन अगर सिंप्लेक्स बिल्डिंग है, डुप्लेक्स बिल्डिंग है, तो लोग इसको स्टैटिक एनालिसिस ही करते हैं, वेदर वो हमारा इस क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। आसिफ जी कुछ पूछना चाहते हैं आप, या गलती से हुआ है वो? हाँ जी आसिफ जी। सर ये बताओ कि जोन थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में रहे, वो टाइम पीरियड अगर 40 से 0.40 से कम रहे, तो हम्म। क्या इसके लिए करना चाहिए, डायनामिक में जाना चाहिए? हर केस में जोन 3 का आपका भले सिंपल बिल्डिंग हो, जरा सी एक सिंपल वाली बिल्डिंग है, कोड के हिसाब से हमको दोनों क्लॉज जो है फुलफिल करना है।
अगर दोनों में से एक भी आपका एप्लीकेबल है तो डायनामिक एनालिसिस ही होगा। अगर जोन 3 में आ गई बिल्डिंग, मतलब ही है कि आपको डायनामिक करना पड़ेगा। ठीक है सर। है ना। ये तो आसिफ जी एक प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो लोग करते हैं वो स्टैटिक ही करते हैं, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स बिल्डिंग के लिए भी। इवन वो जोन 3 4 5 किसी में भी आ रही हो, क्योंकि उसका जो साइजेस है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल दोनों केस करके देखेंगे यहाँ पर। आदर्श कुमार, आप अनम्यूटेड हो। Hello, sir. हाँ आदर्श कुमार बोलो। Sir, the height of building greater than 15 meters, the time हम्म। period less than 0.4 seconds. In that ओके। If any building lies in zone 3 4 or 5, okay, whether its time period is 0.2 second, okay, then also we have to proceed with dynamic analysis. okay. In any zone, the time period less than 0.4 seconds, you can go for dynamic analysis. Look. We have two conditions. If any of the two conditions are following, then we have to follow that dynamic analysis. We have to complete it with dynamic analysis. If even time period is if time period is exceeding that 0.4 second, then we have to go with this dynamic case. If building lies in zone 3 or 4 or 5, in any case, if time period is less than zero point 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, anything, we have to proceed with dynamic analysis. Okay. In zone 2, In zone 2, if height is more than 15 meter, then only we should proceed with dynamic analysis. Rest all cases will be considered with static case. It means static analysis is only for buildings less than 15 meter height in zone 2. okay, If any building lying in zone 3, 4 or 5, then we have only one option, that is dynamic analysis. okay, sir. Okay. ये रहा. Even for G plus 1, or even for G only. ठीक है, ये तो हो गई, मतलब जो कोड की कंडीशन हो गई है। लेकिन जनरली जो लोग करते हैं, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर जनरली आप लोग देखोगे आसपास के कंसल्टेंट की ड्राइंग, आसपास के इंजीनियर्स की ड्राइंग, तो वो लोग उतना ज्यादा फॉलो भी नहीं करते हैं। वो लोग स्टैटिक एनालिसिस ही कर लेते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ छोटी बिल्डिंग्स, जो कि हमारी जोन 3 की हो गई, जोन 4 की हो गई, चाहे जोन 5 की भी हो गई। अगर छोटी बिल्डिंग है तो इसको स्टैटिक एनालिसिस में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, डायनामिक तक जाते ही नहीं है। डायनामिक की एक लंबी प्रोसीजर है, थोड़ी सी ज्यादा लंबी प्रोसीजर है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एनालिसिस। तो ध्यान से देखना स्टैटिक एनालिसिस की प्रोसीजर। जब भी हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, तब हमको यहाँ पर फ्लोर डायफ्राम जो अपन ने लगाया था, अब इसमें अगर छोटी बिल्डिंग रहती है तो लोग फ्लोर डायफ्राम भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम अभी फिलहाल इस कंडीशन में, अभी मैं बिना फ्लोर डायफ्राम के बता रहा हूँ, एक बार मैं फ्लोर डायफ्राम के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर फ्लोर डायफ्राम अपना बाय डिफॉल्ट अपना हट गया था, अपन ने लगाया भी था लेकिन हट गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों बार करेंगे। एक बार अभी बिना फ्लोर डायफ्राम के कर रहे हैं, एक बार हम डायफ्राम के साथ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने डायफ्राम हटा दिया है, डायफ्राम नहीं है इसमें। डायफ्राम अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब भी स्टैटिक एनालिसिस करना है, तो आपका सबसे पहला जो कॉल रहेगा वो ये रहेगा कि पहला जो लोड केस है, प्राइमरी जो लोड केस है, उसमें फर्स्ट शुड बी अर्थक्वेक केसेस। अच्छा, अभी अभी अपन ने एक चीज तो समझ में आ गई अपने को कि स्टैटिक और डायनामिक कब लगाना है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये गाइस लेट मी नो इफ इट इज कंप्लीटली, मतलब समझ में आ गया ना सबको? स्टैटिक डायनामिक समझ में आया कि कब कहाँ लगाना है? अगर ये समझ में आया तो फिर अपन अगले मूव पे जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सभी मेंबर्स। नहीं समझ में आया पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्म करो कि समझ में आया सभी को।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगली चीज देखो। अभी एक चीज दिमाग में रख ली अपन ने कि जहां भी भैया स्टैटिक एनालिसिस करना है सिर्फ जोन 2 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें भी 15 मीटर से छोटी बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। जहां भी उसके अलावा कोई सा भी केस आ रहा है तो फिर अपन डायनामिक के पास जा रहे हैं। बस ये दिमाग में आ गया। ठीक है, दूसरा केस। अब जब भी हम अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं तो तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है जोन 3, सॉरी, एक होता है एक्स वाई और तीसरा होता है जेड। तीनों कंपोनेंट है अपने बिल्डिंग के, क्योंकि अपन 3D मॉडलिंग कर रहे हैं। ये हो गया अपना कौन सा, जेड डायरेक्शन। ये मतलब हॉरिजॉन्टल वाला हो गया आपका जेड डायरेक्शन, ये वाला। ये जेड डायरेक्शन हो गया। ये वाला जो डायरेक्शन है ये एक्स वाला हो गया, ये वाला डायरेक्शन। और ये जो वर्टिकल है ये अपना हो गया कौन सा, वाई डायरेक्शन वाला हो गया। ठीक है, तो तीन डायरेक्शन है अपने पास। तो जब भी हम अर्थक्वेक का स्टैटिक एनालिसिस करते हैं या डायनामिक एनालिसिस करते हैं तो इसका भी एक क्राइटेरिया है कि हम लोग वाई वाला जो कंपोनेंट है, मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको कब लगाते हैं। when we should apply the vertical component of earthquake, इसको कब कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अर्थक्वेक लोड के अंदर ही व्हेन वाई, या वर्टिकल लिख देते हैं अपन इसको, व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थक्वेक इज अप्लाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा आपका कि कब अर्थक्वेक का वर्टिकल कंपोनेंट अपन लगाते हैं। ठीक है, कोई सी भी बिल्डिंग, अगेन कोई सी भी बिल्डिंग हो, जोन 3, जोन 4, जोन 5, बिल्डिंग इरेग्युलर वाली कंडीशन भी आ गई अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। ये अपन इसको थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। एक बार फर्स्ट जब क्लास हुई थी तब पढ़ा था इसको, बीच में एक बार और हुआ था तब भी अपन ने इसको पढ़ा था। अब हम आज जो पढ़ रहे हैं इसको अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन आज आ रहे हैं तो शायद आपको आज समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पर है जोन 4 और 5। जब भी अर्थक्वेक का, ये अभी तक इसमें तीन कंपोनेंट है आपके, एक्स वाई जेड। अब वाई कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कब लगाना है, तो जब भी बिल्डिंग आपकी जोन 4 और जोन 5 में है तो फिर आपको ये अर्थक्वेक का वर्टिकल कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। डिजाइन वर्टिकल अर्थक्वेक इफेक्ट, अर्थक्वेक के वर्टिकल इफेक्ट आपके कब कंसीडर करना है अपने को। तो एज पर IS कोड 1893/2016 अपने को स्ट्रक्चर अगर आपका जोन 4 और जोन 5 में है तो फिर आपको इसका वर्टिकल इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपके प्लान जो है उसके अंदर प्लान कुछ ऐसा अजीब सा है, वर्टिकल या फिर प्लान की इरेगुलरिटी है, तो फिर आपको इसमें जो है वर्टिकल कंपोनेंट अर्थक्वेक का लेना पड़ेगा। बिल्डिंग आपकी पाइल पे है, पाइल फाउंडेशन पे है, या फिर आपकी बिल्डिंग जो है वो सॉफ्ट सॉइल है, नीचे जो सॉइल जो है वो बेकार है, तो फिर आपको यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट अगेन लेना पड़ेगा। ब्रिज की कोई सी भी कंडीशन है, हर केस में आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हैज लॉन्ग स्पान, व्हाट इज लॉन्ग स्पान, किस चीज को कंसीडर करके अपन ने बोला है कि भाई लॉन्ग स्पान है, तो जो भी जनरली 25-30 फीट से ऊपर क्रॉस कर जाता है उसको अपन लोग लॉन्ग स्पान में कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर 25-30 फीट से भी ज्यादा के स्पान है आपकी बिल्डिंग के अंदर तो फिर अपने को यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर और सब सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, जहां पर भी आपके लार्ज हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग है, जैसे अपने को आसिफ जी ने बताया था कि जनरली आपकी बिल्डिंग जो रहती है उसमें 4-4.5 फीट तक, अपन 5 फीट तक मैक्सिमम जो है कैंटिलीवर ऐसे निकाल देते हैं। बीम से निकालते हैं तो वो कैंटिलीवर हो गया, लेकिन अपन कोई मतलब सॉरी, मतलब मेन कॉलम से निकालते हैं कैंटिलीवर को तो वो अपना मेन कैंटिलीवर बीम हो गई। लेकिन अगर वो बीम से क्रॉस करते हुए हैंग निकलता है तो फिर अपन ने उसको बोल दिया ओवरहैंग। तो ऐसा कुछ ओवरहैंग है, वो बहुत ज्यादा ही है वो भी, तो फिर आप उसमें अगेन वर्टिकल इफेक्ट उसमें भी अर्थक्वेक के ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लॉज को अच्छे से ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये भी। समझ में आएगा आपको कभी जब आप थोड़ा सा पढ़ने बैठोगे तो आपको ये चीज बार बार वो रिकॉल होगी कि यार वर्टिकल अर्थक्वेक के जो लोड है वो कब कंसीडर करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा।
ठीक है, अब अभी फिलहाल जो मैं ये डिजाइन आपको बना के बता रहा हूँ, ये डिजाइन आपकी रहेगी कंप्लीटली। जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल वो मैंने आपको अभी बताया, ये एज पर थ्योरी, पूरा थियोरिटिकल जो कंडीशन थी, जब जब अपने को अर्थक्वेक का एनालिसिस लगाना होता है वो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई। बट अभी ये समझो कि प्रैक्टिकलिटी में क्या ऐसा ही करते हैं, तो करना तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। बट जो जनरली लोग कर लेते हैं या फिर जो प्रोसीजर कर लेते हैं लोग, वो भी हम देख रहे हैं। और जो अभी हम फिलहाल करने वाले हैं पूरा प्रॉपरली, वो भी देखने वाले हैं। अभी जो हमारा सबसे मेजर फोकस है फिलहाल आज के लिए, वो है हमारा स्टैटिक एनालिसिस। हम अभी आज के लिए हम लोग सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैटिक एनालिसिस की प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग, एक्चुअल हम डायनामिक करेंगे तब समझ में आएगा आपको। अभी फिलहाल हम डायनामिक नहीं देख रहे हैं, डायनामिक हम आगे देखेंगे। अभी हम स्टैटिक की जो प्रोसीजर्स रहती है, स्टैटिक एनालिसिस स्टैट प्रो में करते कैसे हैं, वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको जब अप्लाई करना है सिर्फ जोन 2 के लिए ही करना है। ठीक है, सिर्फ आप प्रोसीजर पे ध्यान देना करा कैसे है, बाकी की प्रोसेस आपको जो करते हैं वो वैसे ही करना है। मतलब अभी तक अपन जो करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ अब अर्थक्वेक का एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब अर्थक्वेक के हर केसेस में आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी लोड केस जो है वो पहले होना चाहिए। प्राइमरी लोड केस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अपन ने डेड लोड लगाया है, लाइव लोड लगाया है, इनके पहले आपका अर्थक्वेक का लोड दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब पहले आपका डेड लोड अगर लिखा हुआ रहेगा तो फिर वो जो डिजाइन जो एनालिसिस होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत रहेगा। आपको डेड लोड पहले नहीं लिखा हुआ रहना है यहाँ पे हमेशा। हर क्राइटेरिया में आपको अर्थक्वेक स्टैटिक एनालिसिस के केस में पहले अर्थक्वेक के लोड लगाना है। फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी यहाँ पे, प्राइमरी लोड केस फर्स्ट शुड बी अर्थक्वेक केसेस। पहले आपके जो है इनिशियल केसेस जितने भी रहेंगे वो आपके सभी कौन से वाले रहेंगे, अर्थक्वेक के केसेस रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे, अब देखो अभी अपन स्टैट आउटपुट जो इनपुट एडिटर वाली जो ऑप्शन था उसका भी यूज करेंगे। अभी स्टैट ये जो अर्थक्वेक के लोड लगाने के पहले आपको सीस्मिक की डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगी। आप डेफिनेशन डिफाइन करोगे तो जाके ये आप नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक के लोड लगा पाओगे, नहीं तो वो लगेगा ही नहीं। डेफिनेशन हमने यहाँ पे ऐड की, सीस्मिक पैरामीटर यहाँ पे आपको टाइप पूछ रहा है, अपन ने लिखा IS 1893 का पार्ट 1 2016। ठीक है, जो हमने अभी कोड खोला हुआ है यही वाला कोड अपन ने वहां पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इसमें अपने को जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जनरेट पे जैसे क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो में आपसे सबसे पहला सवाल पूछ रहा है वो जोन फैक्टर बताओ। तो अपन ने जो अभी मैप देखा उस मैप के हिसाब से यहाँ पे लोकेशन कुछ ऑलरेडी डली हुई है, बहुत सारी लोकेशन डली हुई है। आप इन लोकेशन में अगर आपको कुछ समझ में आता है कि आपकी जो कोई बिल्डिंग है वो इसके आसपास लाई कर रही है तो फिर आप यहाँ पे डाल दो। अगर आपको लोकेशन एज सच कंफर्म नहीं है बट आपको ये कंफर्म है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कौन से जोन में है, तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली जोन का जो नंबर है वो डाल दो, जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 जो भी आपका जोन वैल्यू हैगी। फिलहाल अपने केस में अपन ने जोन 5 लिया है तो अपन ने यहाँ पे जोन 5 यहाँ पे लिख लिया है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, अभी रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर देखो ढेर सारी चीजें दी हुई है। अब आप बोलोगे यार ये क्या करना है, ये कहाँ से लाऊं मैं, तो ये भी आपको कोड से ही मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखना, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का भी एक पूरा प्रॉपरली शानदार वाला टेबल दिया हुआ है। लेट मी ओपन दैट शानदार वाला टेबल, टेबल 9 पढ़ा था, ध्यान करो ये सारी चीजें। मोमेंट फ्रेम, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, बिल्डिंग फ्रेम, स्ट्रक्चर वॉल वॉल सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम, फ्लैट वाला सिस्टम, फ्लैट स्लैब वाला सिस्टम। ठीक है, ये सब केस में आपके रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर दिए हुए हैं। जो हमको मेजरली यूज करना रहेगा वो है आपका OMRF। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यही यूज करना होता है। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम मतलब जो इसका मतलब, पहले तो इस पहले वर्ड का मतलब, इस पहले वर्ड का मतलब है मोमेंट फ्रेम सिस्टम, जो अपन ने कल भी सुना था कि बिल्डिंग अगर जो भी अर्थक्वेक के लोड आ रहे हैं उसको झेलने के लिए जो प्राइमरी मेंबर है वो कॉलम और बीम है। अगर ऐसा केस है तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट फ्रेम सिस्टम। ठीक है, मतलब जहां पर भी बिल्डिंग में अर्थक्वेक के लोड आ रहे हैं या फिर लेटरल लोड आ रहे हैं, वैसे अर्थक्वेक के जो भी अर्थक्वेक के कारण जो भी आपकी बिल्डिंग के अंदर लोड आया उसको झेलने के लिए जो मेंबर है वो मेंबर हमारा कॉलम और बीम अगर है तो फिर हमने उसको नाम दे दिया मोमेंट फ्रेम सिस्टम। अभी उसके अंदर अपन ने उसको भी बाइफ्यूरिकेट कर दिया। अगर उसमें हमने शीयर वॉल लगा दी,
सॉरी नॉट शेयर वॉल, अभी हमने उसमें अगर डक्टाइल डिटेलिंग कर दी, अगर हमने IS 13920 का यूज कर लिया तो फिर वो हो गया हमारा स्पेशल। अगर अपन ने इसको ऐसे ध्यान रखो कि अगर अपन ने स्पेशल कोड का यूज करा है तो फिर वो हमारा हो गया स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अगर अपन ने स्पेशल कोड का यूज नहीं करा तो हो गया सादा, सादा मतलब ऑर्डिनरी, वो हो गया अपना ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। मतलब अगर अपन ने यहाँ पे IS 13920 का यूज कर लिया यहाँ पे तो फिर वो हो गया अपना स्पेशल, नहीं करा अगर तो वो हो गया ऑर्डिनरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स भी कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, एक एक बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाएगी आपको। पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजें। मैं 10 बार बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक बार इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, पहले मोमेंट फ्रेम सिस्टम समझ लो। मोमेंट फ्रेम सिस्टम का मैंने मतलब बताया, अर्थक्वेक का जब भी लोड आया, झेलने के लिए कौन सा मेंबर आगे आ गया, कॉलम और बीम। अगर ये दो ही मेंबर अवेलेबल है तो फिर अपन ने उसको नाम दे दिया मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम या फिर मोमेंट फ्रेम सिस्टम। ठीक है, अगर अब उसके अंदर अपन ने IS 13920 का यूज कर लिया तो फिर वो स्पेशल बन गया, तो उसका नाम हो गया स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। इसी को हमने डक्टाइल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे डक्टाइल कोड का यूज किया है। यहाँ पर हम बिल्डिंग जो है उसकी डक्टिलिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इलांगेशन बढ़ा रहे हैं। अगर बिल्डिंग में अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग थोड़ी सी डिफ्लेक्ट भी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रैक नहीं हो रही है, तो वो वाला केस हो गया अपना इलांगेशन वाला केस, डक्टिलिटी वाला केस। स्पेशल केस तो नाम ही हो गया उसका स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जहां पे अपन ने IS 13920 का यूज कर लिया। नहीं करा अगर सादी बिल्डिंग है, सादे जीवन उच्च विचार है, तो फिर हो गया वो OMRF, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारी जो बिल्डिंग, हम हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3 वाला ले रहे हैं हम लोग। इसमें हम IS 13920 का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी ओपन 13920 ऑल्सो। देखो ये है आपका कौन सा, डक्टाइल डिजाइन वाला कोड, IS 13920 वाला कोड। इसको कब यूज करना है, इसको भी यूज करना है अपने को। ठीक है, इसको भी यूज करने का क्राइटेरिया है, हर चीज के क्राइटेरिया है आपके पास यहाँ पे। ये मैं इन डिटेल बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे अपने के आगे के सारे सारे स्ट्रक्चर अपने डिसाइड होंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है IS 13920 की आप मेरे को कब यूज करोगे, जब आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर रहेगी जोन 3, 4 और 5 के अंदर। जोन 3, 4 और 5 के अंदर ही यूज करना है इस कोड को, लेकिन बस कंडीशन हो गई कि 15 मीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर 15 मीटर से ऊपर है तो फिर आपका जो है वो आप डक्टाइल कोड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि जब भी आप IS 13920 का यूज करोगे तो कम से कम ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट है वो आपको M25 देना पड़ेगा बिल्डिंग्स के लिए। मतलब मेन जो कंपोनेंट है बिल्डिंग के, कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, ये जितने भी है, इन सब के लिए आपको M25 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना पड़ेगा, अगर आपने IS 13920 का यूज कर लिया है। ठीक है, अभी अपन सिर्फ देख रहे हैं कि इसको यूज कब करना है, इसको यूज अपने को कब करना है वो तो अपन ने यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो ये डक्टाइल डिटेलिंग कोड, इसको कब यूज करना है, तो ये तभी यूज करना है। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं वापस। अभी हम फिलहाल इस वाले केस में हम सीख लो पहले करना क्या है। यहाँ पे जो भी आपकी रिस्पॉन्स रिडक्शन की फैक्टर की वैल्यू है आपकी, वो आपको यहाँ से लेना है। मैंने इसको अभी ऑर्डिनरी चूज कर लिया, आपको जो भी चूज करना है एज पर नीड अपन ने यहाँ पे चूज कर लिया, एज पर नॉट नीड, एज पर प्रैक्टिकलिटी, एज पर दिस कोड। अपन ने यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर अपन इसको यूज कर रहे हैं 13920 को यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये वाली फ्रेम का सिस्टम। अगर 3 है वैल्यू तो मतलब ऑर्डिनरी है, स्पेशल मोमेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 5 है, स्टील के लिए 3 है, स्टील बिल्डिंग में भी ऑर्डिनरी स्पेशल, ऑर्डिनरी के अंदर 3, स्पेशल में 5। हमारे केस में भी वही है, RCC में भी 3 और 5, और यूज कर लिया तो 5, नहीं करा तो 3। ठीक है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 3। इसका मतलब क्या, व्हाट इज रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि हम लोग जो है इस पे लेटरल लोड जो जितने भी आने वाले हैं उस पे हम लोग बिल्डिंग के जो फैक्टर है, जो मोमेंट वगैरह जितने भी आएंगे उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 गुना रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 गुना रिड्यूस कर देंगे। ठीक है,
तो रिड्यूस करने की ये जो है रिडक्शन फैक्टर होता है ये, क्योंकि हम स्पेशल में ऑलरेडी स्ट्रक्चर को डक्टाइल बना देते हैं, तो फिर ये 5 गुना इसको कम कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इकोनॉमिक जरूर आ जाता है, पर वो कंडीशन आप अगर डक्टिलिटी आप देते हो तो डक्टिलिटी बहुत मुश्किल है प्रोवाइड करना। बहुत सारे क्लॉजेस है 13920 के, छोटे 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 ढेर सारे क्लॉज है। अगर इनको फुलफिल करते भी है अपन, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात रहती है। ठीक है, तो फिलहाल हम मैक्सिमम केसेस में ऑर्डिनरी मोमेंट ही यूज कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसको प्रोसेस बता रहा हूं, मैं ध्यान से समझना, दिस इज ओनली प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका जो भी रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है वो जितने भी वैल्यू है वहां पे नीचे उस कोड के अंदर, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पर अपन ने इसको भी चूज करा ऑर्डिनरी। अभी इंपॉर्टेंस फैक्टर, आपकी बिल्डिंग जैसी भी है इंपॉर्टेंट किस टाइप से, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग है, या फिर कुछ अदर टाइप की बिल्डिंग है। नॉर्मली हम लोग 1.2 से 1 तक ले लेते हैं। आप जितना इंपॉर्टेंस फैक्टर बढ़ाओगे उतना आपका जो है वो बढ़ेगा, आपका मतलब जो साइज ऑफ कॉलम बीम है वो सब बढ़ेंगे। तो आप इसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, मतलब इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बिल्डिंग का। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडब्ल्यूडी कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हो, स्कूल कॉलेज बना रहे हो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में ले लेना चाहिए। ठीक है, अब रेस्ट आप जो है यहाँ पे न्यूक्लियर बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ जो भी आप बना रहे हो, तो वो सब आप इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की कैटेगरी में ही आएगी। रेस्ट बाकी सब आपकी रेसिडेंशियल, अगर छोटे मोटे केसेस है तो आप रेसिडेंशियल में करोगे। उसके अंदर भी मान लो ग्राउंड फ्लोर सिंप्लेक्स वगैरह है, तो बहुत सारे लोग इसको ऑल अदर बिल्डिंग में ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रेसिडेंशियल तक लेके चले जाते हैं। रॉक टाइप आपका यहाँ पे 3 टाइप की रॉक है, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। वैसे तो इसकी कैटेगरी अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी कोड के अंदर, IS 1893 में अपने को ये भी दी हुई है कि बिल्डिंग आपकी जो सॉइल जो है वो कैसा है, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है। ये रहा, इसके लिए ग्राफ दिया हुआ आपको इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस की, ये एस ए बाई जी की वैल्यू नेचुरल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दी हुई है। ठीक है, हार्ड जो सॉइल है वो उसकी कैटेगरी डिफाइन करी हुई है कि हार्ड सॉइल जो है वो कौन सा है, जिसकी एन वैल्यू 30 से ऊपर है, पुअरली ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है, ग्रेवल है, क्या है जो भी है, तो हर केस आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जनरली अपने को मैक्सिमम केसेस मीडियम के आपके आएंगे, इसकी जो वैल्यू रहेगी एन वैल्यू 10 से 30 के बीच में आ जाती है, 17 18 19 20 25 30 के आसपास, 30 तक चले जाता है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको मीडियम सॉइल या स्टिफ सॉइल ले लेते हैं। हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे वो सब आपको इसी टाइप से मिलेंगे। और सॉफ्ट सॉइल जो है ये आपका पाइलिंग वाली कंडीशन हो जाती है। पाइल के अंदर क्योंकि सॉइल की जो कंडीशन रहती है वो थोड़ी सी बहुत वीक रहती है, तो ये हो गई अपनी सॉफ्ट सॉइल। हार्ड सॉइल बहुत ध्यान से यूज करना। आपकी अगर एन वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, एन वैल्यू बहुत ज्यादा है, एसबीसी आपकी समझ लो 500 के आसपास चली गई, 450 के आसपास चली गई, तो फिर आप हार्ड सॉइल लेना, अदरवाइज आपको ऑल केसेस में यहाँ पे मीडियम सॉइल ही लेना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अपन ने यहाँ पे लिया मीडियम सॉइल, ये अपन ने यहाँ पे आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, आरसी स्ट्रक्चर स्टील भी नहीं है, स्टील भी नहीं है, बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चरल वॉल है, ये यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चरल वॉल। ठीक है, ये भी हमारा केस नहीं है। ठीक है, ऑल अदर बिल्डिंग, ये भी हमारा केस नहीं, हमारा सिंपल सा केस है आरसी एमआरएफ बिल्डिंग। एमआरएफ टायर से याद रख लेना, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, एमआरएफ आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने चूज कर लिया आरसी एमआरएफ बिल्डिंग। यहाँ पे अगर आपको फाउंडेशन डेप्थ फिक्स है आपकी, पता है आपको, तो भी आप यहाँ पे डाल दो, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो हर केस में कोड में दिया हुआ है कि 5% है, कोई सा भी केस हो, कितना ही स्पेशल हो, जो भी हो, इंडिया के हिसाब से अपने को दिया हुआ है 5%। अगर आपकी इससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपने साइट के ऊपर निकाली हुई है तो फिर आप इसको चेंज करना, अदरवाइज आप इसको मत चेंज करना। टाइम पीरियड आप खुद से कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहां से कर लो, नहीं करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली खुद भी कर लेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड खुद निकालना है, जेड भी ये खुद निकाल लेगा, डैम्पिंग रेशियो 5% ही रहेगा। ये सारी वैल्यूज जो है ये अपन ने यहाँ से देख ली है, इसको अपन ने क्लिक कर दिया जनरेट। जैसे जनरेट कर रहा है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, जितनी वैल्यू डाल दी वो सब यहाँ पे आ गई, ये डेफिनेशन के अंदर आ गई। अब इस डेफिनेशन से हुआ क्या, इंटरनली क्या हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर, इंटरनली सॉफ्टवेयर ने क्या करा, अब जो अपन ने जो स्टैटिक एनालिसिस करा था उस स्टैटिक एनालिसिस के भरोसे अब ये ए एच की वैल्यू निकालेगा। आया क्या कुछ,
देखो ध्यान से, ये हमारा क्लॉज नंबर 7.6.1, द डिजाइन बेस्ड शेयर वीबी अलोंग एनी प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय वीबी इज इक्वल्स टू एच इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो अपन यहां से ये जितनी भी डेफिनेशन अपन दे रहे हैं, उस डेफिनेशन से ये क्या करने वाला है, इंटरनली स्टैड इस पूरे की वैल्यू निकाल रहा है ए एच इंटू डब्ल्यू की। ठीक है, ए एच से ये डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट वैल्यू एज पर क्लॉज 6.4.2 using approximately fundamental natural period TA as per 7.6.2 along the considered direction of shaking. Weight seismic weight of building as per 7.4। ठीक है, तो अभी अपन लोग यहाँ पे जो अपन ने ये ऊपर वाला पार्ट दिया जोन वाला, इससे इसने आधा काम कर लिया है। इसने अभी ए एच की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। ये ए एच की वैल्यू इसने निकाल ली है अभी किससे, जो अपन ने अभी तक वैल्यू दी थी, जितने भी पैरामीटर दिए, इससे स्टैट ने क्या करा, इसकी वैल्यू निकाल ली ए एच की। अब अपने को स्टैट को बोलना है भाई वेट भी निकाल तू, सीस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, ये भी स्टैट को बोलेंगे अपन कि भाई आप ही निकाल लो इसको भी, सीस्मिक वेट निकाल लो आप बिल्डिंग का, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो सीस्मिक वेट निकालने के लिए अब अपन दूसरा प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, सीस्मिक वेट निकालने के लिए अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे वेट अपन अगर कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का, तो हम लोग वैल्यूज जितनी भी देंगे वो सब प्लस में देंगे, एब्सोल्यूट फॉर्मेट में देंगे। सबसे पहला हो गया सीस्मिक सेल्फ वेट, बिल्डिंग का सेल्फ वेट, ये अपन सेल्फ वेट फैक्टर +1 ही रहने देना, प्लस में वैल्यू डालना है यहाँ पे, ध्यान से 1 डाल दिया अपन ने, ये प्लस में हो गया। मेंबर वेट, अपन ने यहाँ पे ढेर सारे मेंबर के वेट ले रखे हैं। मेंबर का वेट मतलब दीवारों का वेट हो गया आपका इतनी सारी, ये दीवारों का वेट हो गया आपका, इतनी सारी दीवारों का वेट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये 15.8 मैंने क्या करा, ये सारे मेंबर को लिख लिया, ये जितने भी मेंबर थे इसको कीबोर्ड में मैंने यहाँ पे पेज, ये होम और एंड, एंड पे क्लिक करा, शिफ्ट पे क्लिक करा, होम पे फिर से क्लिक कर दिया। मतलब ये पूरा ओवरऑल सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं। ये पूरा मैंने कंट्रोल सी कर लिया, जितने भी मेंबर थे जिसपे ये ऑलरेडी अपन ने लोड लगा रखा था, कौन सा 15.18 वाला, इन सभी मेंबर्स को मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया, मेंबर के नंबर कॉपी कर लिए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 15.18 जो है इस डेफिनेशन के अंदर मैं वैल्यू लगाऊंगा। मेंबर की वेट, कौन सा लोडिंग टाइप, कौन सा आपका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली अपन ने लिया है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लिया था तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले लिया। वैल्यू डाल दी मैंने, जितनी भी वैल्यू थी वहां पर, कितनी है 15.18, वैल्यू काय में रहेगी क्योंकि अपन वेट निकाल रहे हैं, तो इट इज 15.18 प्लस में ऐड। अभी असाइन बाद में करेंगे अपन, पहले अपन ये कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं पहले सारी, 8.38 ऐड प्लस में, ध्यान से देखना, ये 29, ये 25, ये 4.6 ऊपर की दीवार का, और फ्लोर लोड भी था अपना 4.2 प्लस में, ये भी प्लस में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, एक क्लॉज और बोल रहा है यहाँ पे, एक क्लॉज यहाँ पे एक और बोल रहा है अपने को कि जब भी आप बिल्डिंग का लाइव लोड निकालते हो, तो लाइव लोड के अंदर आप इम्पोज लोड शेल बी इंडिकेटेड इन टेबल 10 फॉर कैलकुलेटिंग डिजाइन अर्थक्वेक लेटरल फोर्सेस आर एप्लीकेबल टू नॉर्मल कंडीशंस व्हेन लोड ड्यूरिंग earthquakes are more accurately assessed. Designer may alter the imposed load value indicated or even replace the entire imposed load given in table 10 with actual assessed load value subject to the value of condition. ये बोल रहा है कि आप imposed load जो है आप अपनी मर्जी से कोड के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत, अगर आपने एक्यूरेटली लिया है तो आप इसको थोड़ा बहुत आपके हिसाब से कर भी सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है ओनली द पार्ट ऑफ इम्पोज लोड विच ओनली पजेस मास शैल बी कंसिडर्ड, लेटरल डिजाइन फोर्स शैल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम इम्पोज लोड, ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है लोड अदर देन दोज बिलो, फॉर एग्जांपल स्नो शैल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएटली। अगर आपके इसके अलावा, ये अभी जो भी अपन लोड देखने वाले हैं, जितने भी लोड है ये, अगर आपके इसके अलावा भी कोई दूसरे लोड है तो वो आप कंसिडर करोगे अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पोज लोड। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि for calculation of design seismic force building imposed load on roof need not to be considered as per clause 7.3.2 IS कोड 1893। इस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग लाइव लोड जो है वो रूफ के ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, रूफ नोट, रूफ पे
लाइव लोड नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पर दिस क्लॉज। तो अपन यहाँ पर लाइव लोड जो अपन ने लगाया था इसको अपन रूफ पे से हटा देंगे, यहां से अपन इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी नोड की डिस्टेंस देख ली कितनी है, इस प्लिंथ लेवल से, ध्यान देना नीचे से नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि मैंने नोड नंबर 0 इसी को दिया हुआ है। तो 21.5 हो गया ये। लोडिंग लाइव लोड, इसकी डबल रेंज पे क्लिक करा और इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 21 पे। रूफ से मैंने इसको हटा दिया है। पहली कंडीशन मैंने इसकी फॉलो कर लिया। अब दूसरी कंडीशन, अब ये बोल रहा है कि जब भी आप बिल्डिंग का सीस्मिक वेट निकालोगे, जब भी आप बिल्डिंग का सीस्मिक वेट निकालोगे, वो ए एच इंटू डब्ल्यू जो था, डब्ल्यू की जब वैल्यू निकालोगे, तो डब्ल्यू के अंदर ये बोल रहा है कि सीस्मिक वेट निकालने के लिए आपको, अगर आपका लाइव लोड जो है वो 3 से कम है, तो फिर आपको वेट के कैलकुलेशन के अंदर 25% लोड और जोड़ना पड़ेगा फ्लोर के अंदर। जो आप फ्लोर लोड का लाइव लोड पूरा निकाल रहे हो, तो वेट के कैलकुल बिल्डिंग का जो वजन रहेगा उसके कैलकुलेशन के लिए डेड लोड तो आपने अलग से निकाल लिया, मतलब जो बिल्डिंग का एक पार्ट था वो तो आपने निकाल लिया। ये बिल्डिंग जो थी हमारी, इसका खुद का जो वेट था ये आपने एक पार्ट में ले लिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस हमने क्या करा यहाँ पे, जो बिल्डिंग का लाइव लोड है अगर वो 3 है या इससे कम है, जो भी है, अगर 3 या इससे कम है तो फिर अपन लाइव लोड का 25% जो लोड है वो इसके अंदर और जोड़ेंगे। सीस्मिक वेट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, सीस्मिक वेट निकालने के लिए अपन लाइव लोड जो अगर 3 या उससे कम है तो फिर अपन इसका 25% जोड़ देंगे यहाँ पे। अगर 3 से ज्यादा है, मान लो 4 आ गया, तो फिर अपन इसका 50% जोड़ देंगे। कहां पर, इस डेड लोड के कैलकुलेशन के अंदर, इसी के अंदर सीस्मिक वेट के कैलकुलेशन के अंदर। अगर लाइव लोड 4 है तो 50%, लाइव लोड 3 या उससे कम है तो 25%। ठीक है, कहां पे लिखा है ऐसा, यहाँ पे लिखा है, देख लो टेबल नंबर 10 पे इम्पोज लोड, यहाँ पे अगर अप टू 3 एंड इंक्लूडिंग 3 है तो 25% लाइव लोड अपन जोड़ेंगे इस सीस्मिक वेट कैलकुलेशन के अंदर। अबव 3 है तो फिर अपन 50% जोड़ेंगे। ठीक है, हमारे केस में अभी 3 है तो फिर अपन इसका लाइव लोड का 25% जोड़ेंगे। लाइव लोड 3 है हमारा, 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया हमारा 0.75। 0.75 का जो लोड रहेगा बिल्डिंग के जो कैलकुलेशन के लिए, डेड लोड के कैलकुलेशन के लिए अपन इसमें अभी और जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लोग डेफिनेशन में आए, सीस्मिक डेफिनेशन में आए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, ऐड किया इसको, फ्लोर वेट में अपन ने 0.75 का जो लोड है पूरे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अपन ने इसको ऐड करवा दिया है, 0.75 का लोड। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, सीस्मिक वेट के कैलकुलेशन होगा। इसको अपन असाइन भी करवा देते हैं फटाफट फटाफट। 15.18 का जो लोड था कहां पर लगेगा, तो ये हमारा अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर चुके हैं अपन लोग, तो अपन ने यहाँ से सिर्फ मेंबर को उठा लिया कि मेंबर अपने कहाँ कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स है, इसको मैंने मेंबर नंबर कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल सी दबाया कीबोर्ड से, यहाँ पे क्लिक करा मैंने 15.18 पे, असाइन टू एडिट लिस्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे इसको असाइन कर दिया और यहाँ पे इसको असाइन करवा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इस पे असाइन हो गया। सेम टू सेम अपन 8.38 के साथ करते हैं। 8.38 पे क्लिक करा, ये जितने भी मेंबर थे इसको भी अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल सी, 8.38 असाइन टू एडिट लिस्ट, असाइन असाइन। ठीक है, इन पर असाइन हो गया। वैसे ही 29 के साथ भी करेंगे, 29 के साथ भी करेंगे, ये असाइन। 25 के साथ भी करेंगे, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब वो लोड आपको असाइन करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट असाइन हो चुका है। ये 4.6 के साथ भी कर लेते हैं, सेम टू सेम यही केस। 4.6 मेंबर के नंबर कॉपी कर लिया और यहाँ पे मेंबर जिस पे अपने को करना है वो फिर से असाइन कर दिया। ठीक है, तो इन दिस वे अपन ने क्या करा, अभी मेंबर के सारे जो भी लोड थे वो सब लगा दिए हैं। सेल्फ वेट में अपन लोग -1 लेते हैं, बट
अपन यहाँ पर, बट हियर वी आर calculating only weight. We are not applying any load. This is definition part, not analysis part. ध्यान से समझना ये चीज। डेफिनेशन में अपन जो वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, इस डेफिनेशन में डाल रहे हैं अपन ये सब वैल्यू। डेफिनेशन के अंदर अपन यहाँ पे जो ऊपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन में डाल रहे हैं ये वैल्यू। इस वैल्यू का मकसद है अपना सिर्फ वो ए एच इंटू डब्ल्यू की वैल्यू निकालना। यहाँ से अपन ने ऊपर वाले से ए एच की वैल्यू निकाली, नीचे वाला जो पोर्शन था ये पूरा, इससे अपन ने सेल्फ वेट या फिर जो है बिल्डिंग का सिस्मिक वेट जो है उसकी वैल्यू निकाल ली। सिस्मिक डेफिनेशन से यहाँ से अपना जो है वीबी की वैल्यू निकलेगी। वीबी मतलब हो गया हमारा बेस शेयर की वैल्यू निकलेगी। कोड के अकॉर्डिंग जो अपन ने अभी देखा था वो वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट मी रीओपन दैट। ठीक है, ये रहा। ये जो 7.6.1 जो है डिजाइन बेस शेयर, अपन बेस शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। बेस शेयर की वैल्यू वीबी हो गई जो अपन निकाल रहे हैं। एएच मतलब जो ऊपर वाली सारे पैरामीटर, डब्ल्यू मतलब हो गया अपना सीस्मिक वेट, बिल्डिंग का सीस्मिक वेट। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी हो गई सीस्मिक वेट वाली। तो इतना पोर्शन हो गया आपका भी सीस्मिक वेट की डेफिनेशन। अभी अपन और आगे अब देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, लोड केस डिटेल वाला। लोड केस डिटेल में अपन करेंगे इसको रिप्लेस, डेड लोड को रिप्लेस करके पहले अपन यहाँ पे ले आएंगे सिस्मिक का लोड केस 1, लोड केस 2, लोड केस 3, लोड केस 4 या जो भी लोड केस लगने वाले हैं। चलिए, सो फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर।